नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। तमिलनाडु में इस समय भाषा को लेकर विवाद बहुत ज्यादा गहरा चुका है और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वहां पर हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है। अब तमिलनाडु देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर दो भाषाओं का ही इस्तेमाल लोग करते हैं, एक तमिल और दूसरा इंग्लिश। और हिंदी को लेकर बहुत सारे इसके पहले भी एजिटेशंस हुए हैं और लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, उस हद तक किया कि लोगों की जानें चली गई, लोग जेल में चले गए। और आज जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत अब केंद्र सरकार फिर से एक बार हिंदी को वहां थोपने की कोशिश कर रही है। अब लेकिन लेटेस्ट ऐसा कौन सा ट्रिगर था, ये समझने की जरूरत है कि जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको हम फंड्स नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वो थोड़ा सा गुस्साए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम फंड्स की लालच में हम इस तरीके की पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसका चुनाव से संबंध क्या हो सकता है और इस चीज को तमिलनाडु कैसे रेजिस्ट करेगा, क्योंकि बीजेपी के अलावा जितनी भी विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु में, वो इसका समर्थन कर रही हैं, एम.के. स्टालिन के स्टैंड को समर्थित कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हम हिंदी को किसी भी सूरत में तमिलनाडु में नहीं थोपने देंगे। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एस श्रीनिवासन सर है, ग्रुप एडिटर द फेडरल के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और सर, ये भाषा का नमस्कार। विवाद, श्रीनिवासन साहब, जो भाषा का विवाद है वो कितना ज्यादा अब बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि हो गया है? क्योंकि हमने इसमें इसके पहले हमने देखा था, 30s में भी हुआ, 60s में भी हुआ, कई बार हिंदी को लेकर बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, अलग अलग पैमाने पर हुआ। लेकिन इस बार का जो विरोध है और जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है, वो कितना डिफरेंट आपको लग रहा है पहले के मुकाबले? ठीक है। जी, आपने ठीक पूछा ये कि ठीक कहा आपने कि बहुत पुराना विरोध रहा है हिंदी का तमिलनाडु में। और हिंदी भाषा को लेकर नहीं है, ये हमको शुरू में ही समझना होगा। हिंदी भाषा सीखने में या उसमें बोलने में यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप देखें तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा के लिए एक जो स्कूल्स हैं जहाँ पर हिंदी भाषा सिखाई जाती है, वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं और हिंदी सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उनको जब लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, वहाँ पर उनको दिक्कत है। आपने ठीक कहा कि 1930 के दशक से ही ये चला आ रहा है। 1937 में पहली बार जब राजगोपालाचारी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने हिंदी को कंपल्सरी ज़रूरी उन्होंने घोषित किया था। तो उस पे यहाँ पर काफ़ी बड़ा एजिटेशन हुआ। उसमें 2 लोगों के उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ और उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी कई लोग मारे गए। 1948 में जो हमारा स्वतंत्रता साल के 1 साल बाद जो पहले मुख्यमंत्री यहाँ जो बने ओमंदूर रामासामी रेड्डी, उन्होंने दोबारा हिंदी को जो है कंपल्सरी किया। तो फिर से दोबारा यहाँ पर काफ़ी तादाद पे बवाल हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ। तो उन्होंने फिर उसको विड्रॉ कर लिया। 64 में भी ये बात दोबारा उठी जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1963 का, जहाँ पर हिंदी को एक अकेला लिंक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरजीह जो है सिर्फ हिंदी को दी गई। इसके बाद इसको अमेंड किया गया 1967 में और कहा गया कि हिंदी को पहले था सोल हिंदी रहेगा, उसके बाद हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के उसको बदल दिया गया। मगर तब भी प्रोटेस्ट चलता रहा। 1968 में फाइनली तब यहाँ पर सरकार को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये कहना पड़ा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पूरे देश में लागू होगा, मगर तमिलनाडु को रियायत दी जाएगी। तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषाओं का फॉर्मूला वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। वो 2 भाषाएं होंगी, इंग्लिश और तमिल।
इंग्लिश जो है वो पहले ये था सिर्फ 15 साल के लिए था एज अ लिंक लैंग्वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको कह दिया गया कि इंडेफिनिटली होगा। ये जो है 1968 का अमेंडमेंट है। जब ये बात मान ली गई कि 1968 के बाद कि सिर्फ टू लैंग्वेज फार्मूला सिर्फ तमिलनाडु में एप्लीकेबल होगा, बाकी पूरे देश में तीन लैंग्वेज फार्मूला होगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड हो गया है, उसके बाद जब बार बार ये बात उठता है तो यहाँ के लोग उसको एक शक की नज़र से देखते हैं। तो यही हुआ जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि देखिए इसको एनईपी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि ये कतई हम, आप कितना भी हमको पैसा दें, वैसे मध्य सरकार को, राज्य सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपए देने थे शिक्षा के लिए। उन्होंने कहा आप हमें 10,000 करोड़ भी दें, तब भी जो है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर ये बात दोबारा इसलिए भी उठी, आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अप्रैल 2020 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कमिटी है वो दिल्ली में उसकी बैठक हुई। अमित शाह जी गृह मंत्री उसके चेयरपर्सन थे। तब उन्होंने ये कहा कि देखिए समय अब आ गया है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बना देनी चाहिए। तो तब भी फिर से यहाँ पर उसका विरोध उठा। तो यहाँ पर लगातार एक शक बनी रहती है कि इसके बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में तीन लैंग्वेज फार्मूला को क्यों जोड़ा जा रहा है। यहाँ जो 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 पैसा जो इस प्रदेश को मिलना चाहिए उससे क्यों जोड़ा जा रहा है। तो वही ये जो फिलहाल जो है उसी बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी गर्मा-गर्मी है। और ये गहमा-गहमी इतनी हो गई कि आज जो है एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जहाँ 40 से ज़्यादातर पार्टियाँ यहाँ पर शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग आज बुलाई थी। एक रेज़ोल्यूशन भी उसमें पास हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मैं थोड़ा-सा मिक्स अप कर रहा हूँ। आज ये जो बात है, ये सिर्फ़ अकेले एक बात नहीं है, एक सिर्फ़ ऑफ़िशियल लैंग्वेज या हिंदी को लेकर उठ रहा हो। ये जो बाकी दो बातें हैं कि प्रदेश को ठीक से फाइनेंसेस नहीं मिलते हैं, और दूसरी जो बात है कि देश इस प्रदेश जो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है, ये सब तीनों बातें मिल गई हैं, और ये सबको देखा जा रहा है कि ये राज्यों के विरोध में है। तो आज जो मीटिंग हुआ था वो माफ़ कीजिए, मैंने थोड़ी गलती करी है यहाँ पर, वो लैंग्वेज पॉलिसी पे नहीं था, वो डिलिमिटेशन पे था। उस पे ऑल ऑपोजिशन पार्टीज की भी आज यहाँ मीटिंग हुई, और उसमें ये तय हुआ कि राष्ट्र के बाकी जो विपक्ष पार्टियां हैं उनको भी इसमें डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज में शामिल किया जाएगा। कहने का ये मतलब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल गर्मी, गहमा गहमी बढ़ रही है, और उसका एक बड़ा कारण जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी भी है। लेकिन श्री सर, ये क्या चुनाव के मद्देनजर इस तरीके का स्टैंड बीजेपी ने लिया होगा कि भाई हम इसको थोपने की कोशिश करेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज रैटल फील करेंगी? क्या ये जानबूझकर इस तरीके की चीजें की गई हैं, या फिर जो बीजेपी की एक कंटिन्यूइंग पॉलिसी है उसी के तहत बीजेपी ने ये कहा है कि भाई जैसे बाकी स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस तरह से तमिलनाडु भी करे? तमिलनाडु को एक एक्सेप्शनल स्टेट बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है एज फार एज द थर्ड लैंग्वेज इज कंसर्न। तो ये क्यों? क्या ये सरकार, आपको लगता है केंद्र सरकार ने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया तमिलनाडु के खिलाफ? देखिए, मैं इस बात का जवाब तो नहीं दे सकता कि इस कदम के पीछे जो सरकार है दिल्ली में उसकी क्या मंशा रही होगी, ये तो मैं तो नहीं कह सकता। मगर ज़रूर यहाँ से यदि हम चेन्नई से यदि देखें तो लगता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनली तय हो चुका है कि टू लैंग्वेज पॉलिसी ही यहाँ पर, दो भाषाओं का ही यहाँ पर पॉलिसी का फॉर्मूला का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने इसके साथ क्यों मिलाने की कोशिश की है, ये जो है थोड़ा समझ के बाहर है। यदि आप उसको पॉलिटिकली यदि देखना चाहें कि इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है, इसको यदि समझना चाहें, तो ये है कि अगले साल चुनाव हो रहे हैं तमिलनाडु में,
यहाँ पर अपना पाँव पसारने के लिए बीजेपी ने कई सारे कोशिशें की हैं पिछले दिनों। उन्होंने इसमें जो रिलीजियस पोलराइजेशन कहा जाता है, जो एक एक तरीके से आप यदि कहें तो हिंदू या मुस्लिम इस तरह की जो बातें होती हैं, वो यहाँ पर उसका कोई यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर यहाँ पर कोई प्रचलन है नहीं। जो कास्ट कॉम्बिनेशन भी वहाँ यहाँ पर यदि जो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये हुआ था कि कुछ पिछड़ी जातियाँ जो हैं उनको मिलाकर क्या एक नया समीकरण बन सकता है, उसमें भी खास बीजेपी को कोई उसका कुछ बना नहीं। जो पिछला जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री चुनाव, उसमें भी उनको बहुत कोई हासिल बड़ी उनके हाथ कुछ लगी नहीं। वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि 2026 के जो है असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें उनका थोड़ा-सा वजूद बने, और इसलिए ये कोशिश हो सकता है कि एक तरह का क्या इस इश्यू को लेकर यहाँ के राजनीति का ध्रुवीकरण हो सकता है। मुझे मगर लगता है कि इसमें यदि इस तरीके का कोई मंशा है तो उसमें शायद बीजेपी को सफलता ना मिले, मेरा ये सोचना है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है वो क्या है? क्या इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, क्योंकि फंड्स नहीं मिलना ये भी एक तरीके का अन्याय है कि भाई आप इस आधार पर आप किसी एक राज्य को वंचित रख रहे हैं उसके फंड से। तो ये एक कितना बड़ा मुद्दा और एक अड़ियल रवैया क्या केंद्र का नहीं नजर आता? क्या इतना बड़ा ये मुद्दा है कि आप किसी राज्य को की नसें दबा दें उसको फंड्स ना देकर? देखिए, यहाँ की जो राजनीति है, जो द्रमुक राजनीति है, वो पूरा का पूरा भाषा पे आधारित है। यदि आप देखें यहाँ के राजनीतिक जो द्रविड़ पार्टीज़ का जो राइज़ हुआ है, जो जिस तरीके से उनका ग्रोथ हुआ है, जिस तरह से वो बढ़े हैं, उन सब का कारण भाषा ही है। क्योंकि ये जो आप देख लेंगे 1930 का दशक हो, 1937 का एजिटेशन हो, 1947 का एजिटेशन हो, 1964 का एजिटेशन हो, 1967 का एजिटेशन हो, कोई भी ले लीजिए आप। ये 30 के दशक, 40 के, 50 के, 60 के सभी में ये लैंग्वेज पॉलिसी को ही लेकर यहाँ का राजनीति द्रविड़ पार्टियों ने बढ़ाया है। यदि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि रहे हैं, उनका भी जो राजनीतिक जो उनका राजनीतिक में जो उनकी काफ़ी उनको उन्होंने नाम कमाया और काफ़ी बड़े नेता की तरह उभर के आए, उसका भी जो यदि आप देखें तो वो ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स से ही शुरू होता है। और यहाँ का जो 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 पॉलिटिक्स है, यदि आप करना चाहता है कोई भी पार्टी, भाषा को अलग रख के नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो इसको दरकिनार रख के कोई और पॉलिटिक्स करे। बीजेपी के जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इस प्रदेश के, तमिलनाडु के, उनको भी बड़ी दिक्कत होगी यदि इस तरह से कोई स्टैंड सेंटर से लिया जाए तो। क्योंकि वो जनता को फेस नहीं कर सकते, जनता के सामने आमने-सामने इस मुद्दे को लेके वो जा नहीं सकते, तो उनके लिए एक बहुत दिक्कत वाली इश्यू है। आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी इस इश्यू को आने वाले दिनों में जिंदा रखेगी? क्योंकि कोई ऐसा तो मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है कि बीजेपी कोई बातचीत करके ये रास्ता निकालेगी। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसकी शुरुआत अभी फरवरी में हुई है, तो इस इश्यू को बीजेपी कोशिश करेगी कि जिंदा रखे जब तक चुनाव नहीं होते तमिलनाडु में। देखिए, मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये रस्साकशी यहाँ पर लगातार चलती रही है। इसके पहले भी कई सारे इश्यू हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था, डिलिमिटेशन एक मुद्दा है। यूजीसीज़ को लेकर, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। गवर्नर को लेके उनका जो चाल-चलन है, और जैसे के जो बयान देते हैं, बयानबाज़ी वो जो करते हैं, और उनका जो असेंबली में उन्होंने एक बार वॉकआउट भी किया, ये सब को लेके भी एक मुद्दा है। गवर्नर को लेके यहाँ पर काफ़ी
पॉलिटिकल गरमा-गरमी होती रहती है, वो भी एक मुद्दा है। आप यदि देखें कई और मुद्दे जहाँ पर जीएसटी का मामला है, उसमें भी राज्य सरकार के अपने कई सारे शिकायतें हैं। और जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होता है, जो फाइनेंस कमीशन का जो है 16वीं फाइनेंस कमीशन, उसका अगले साल उसको रिपोर्ट दिया जाना है, उसको लेके भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा है। ये तमिलनाडु में एक आम तौर पे एक पॉलिटिक्स में एक है, और इवन जनता इस बात को मानती है कि क्या ये जो प्रदेश तमिलनाडु है, वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बाकी से अच्छा चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो ये कहते हैं ना ह्यूमन इंडेक्स आउटकम्स हैं, पढ़ाई में या हेल्थ में, एजुकेशन में, बाकी सब चीज़ों में भी अच्छी सफलता हासिल की, अच्छी सफलता मिली है स्टेट को। इस सब के बावजूद जब बंटवारा होता है रेवेन्यूज़ का, जब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू का जो बाँटा जाता है, तो प्रदेश को जितना मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता। इसको लेके यहाँ पर लोग नाराज़ रहते हैं, और यहाँ की जो राजनीति भी है उसको भी लेकर आधारित है। तो मुझे लगता है ये सभी मुद्दे एक साथ उठाए जाएँगे 2026 के चुनाव में, और उसकी आप एक शुरुआत देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है श्रीनिशा, बस लास्ट के 1-2 सवाल हैं कि अब ये और विवाद कितना और गहरा सकता है? क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों ने बोला है, रोज़ गहमा-गहमी इसको लेकर हो रही है और कुछ ना कुछ रोज़ इस इश्यू पर डेवलपमेंट है। अ, क्या बहुत एक्सट्रीम पर चीज़ें जा सकती हैं इस इश्यू पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है। बहुत ज़्यादा ये केंद्र सरकार इस 2-3 स्टेटमेंट के बाद उनसे कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है। अ, बार-बार यहाँ पर स्टालिन ये बातों को उठा रहे हैं, 2 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, उसके हिंदी को थोपे जाने के बारे में वो बात कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि अ, केंद्र से धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद, उसके बाद कुछ बातें नहीं आई है। नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे से इसको केंद्र सरकार जो है ठंडे बस्ते में डाल देगा। इसके हुँ, पहले भी हुई हैं, जैसे मैंने कहा था, ये ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ कमिटी जो बैठी थी उसमें जो मुद्दा उठाया था, और उसके बाद यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स हैं, मतलब रेलवे स्टेशनों के नाम, सड़कों के नाम जो हिंदी में लिखे जा रहे थे अंग्रेजी के साथ, और कई जगह अंग्रेजी ना होके वहाँ पर हिंदी लिखे जा रहे थे, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी विरोध हुआ था। तो बीच-बीच में ये बातें उठती रहती हैं, उसके बाद वो हाशिए में चली जाती हैं, फिर से शायद बाद में कभी उठे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि बहुत संवेदनशील मामला है, और इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बस ये आखिरी सवाल है शिरीषा कि अगर केंद्र सरकार खुद ये रियलाइज़ कर रही है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है और अगर उसको वो छेड़ते जाएँगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, उससे बीजेपी भी बैक फुट पर जा सकती है। तो क्या ये एक बहुत सोची-समझी चाल के तहत धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया या फिर उनके मुँह से एक ऐसी चीज़ निकल गई जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी? अब देख के क्या लगता है जिस तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं पिछले कई दिनों से? मैं इसको 2 नज़रिए से देखूँगा। एक तो ये है कि अम, अ, केंद्र सरकार के वहाँ के जो राजनेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान हों और बाकी, वो यहाँ की राजनीति को कितना समझ रहे हैं और उसका किस तरह से आकलन कर रहे हैं। हालाँकि अमित शाह जी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, आज भी वो यहाँ पर चेन्नई आए हुए हैं। अ, उनको ये बात तो ज़रूर उनके ज़हन में होगा कि यहाँ के लिए तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला है, और उसको इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए। तो इसको ज़रूर नज़रिए में रखेंगे वो। तो मुझे लगता है कि इसको, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा तूल नहीं देंगे, और इसको चाहेंगे कि वो धीरे-धीरे ये कम हो जाए। मगर इससे बड़ा जो एक ओवरऑल एक आइडियोलॉजी का है, वो राष्ट्रवाद का है। और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद में, इस देश में एक भाषा हो, एक पढ़ाई की एक पद्धति हो,
एक खान-पान का एक लहज़ा हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बार-बार ये आती रहती हैं, यहाँ पर उठती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में, उस राष्ट्रवाद की कड़ी में ये बात भी उठती है। इस पे विचार-विमर्श होते हैं, लोग अपना विचार तय करते हैं और फिर जब देखेगी कि बीजेपी की इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो वो पार्टी समझदार है, वो पीछे भी हटने में फिर नहीं हिचकिचाती है। इसके पहले भी कई इस तरह से जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, उसको उठाया है, उसके बाद बीजेपी ने उसको वापस लिया है। मुझे लगता है इस बार भी उनको यही करना पड़ेगा और वही करेंगे भी। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया श्रीनिसा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार, थैंक यू।